जो भी मेरी गुफा में आया वो वापस नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। राजा को खुद आना होगा और वो भी वापस नहीं जाएगा। तांत्रिक इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे गरीब महल में आए। बहुत पुरानी बात है। राजा अभिमान का राज चलता था। मंत्री जी, मेरे महल के पीछे जो पुराने कमरे हैं उन्हें नौकरों से साफ करवा दो। वो कमरे 100 साल से भी पहले के हैं और तब से बंद हैं। मैंने उन्हें कभी खुला नहीं देखा। मेरे पिता के समय से ही वो बंद हैं। ठीक है राजा जी, मैं सिपाही को कह देता हूँ। मंत्री सिपाही को पुराने कमरों की सफाई के लिए आदेश देता है। ठीक है मंत्री जी, मैं कुछ नौकरों को साथ लेकर उन कमरों की सफाई करवा देता हूँ। सिपाही कुछ नौकरों को साथ लेकर पुराने कमरों की सफाई के लिए निकलता है। यहाँ तो बहुत गंदगी है, चारों तरफ जाले लगे हैं। इन कमरों में तो डर लग रहा है। सिपाही जी, ये देखिए, ये मूर्ति किसकी है? सिपाही मूर्ति के पास जाता है। ये मूर्ति तो किसी राजा की लग रही है। ऐसा करो, इसे राजा अभिमान के पास ले जाओ, शायद उन्हें कुछ पता हो। नौकर मूर्ति उठाकर राजा अभिमान के पास ले जाते हैं। राजा जी, ये मूर्ति हमें पुराने कमरे की सफाई करते हुए मिली। राजा ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये मूर्ति वहां कैसे आई? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। राजा जी, मुझे लगता है कि आपके पिता को शायद पुरानी मूर्तियों से लगाव रहा होगा। जहां तक मुझे याद है, पिताजी को इन मूर्तियों से कोई खास लगाव नहीं था। कुछ देर बाद एक और नौकर दौड़ता हुआ आता है। राजा जी, एक और मूर्ति मिली है जो किसी औरत की लग रही है। जाओ, वो मूर्ति भी यहाँ ले आओ। नौकर दौड़कर दूसरी मूर्ति भी ले जाता है। ये दोनों कौन हो सकते हैं? कैसे पता करें? राजा जी, गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग जरूर होगा जिसका उम्र 90 साल के आसपास हो सकता है उसे कुछ याद हो। सिपाही, गांव जाओ और पता करो। कोई 90 साल का बुजुर्ग मिले तो उसे राजमहल ले आओ। ठीक है राजा जी। एक सिपाही एक बुजुर्ग आदमी को लेने जा रहा है जिसकी उम्र करीब 90 साल है। मुझे तो इन मूर्तियों से डर लग रहा है। हो सकता है ये मूर्तियाँ जादुई हो। सिपाही गांव पहुंचता है और एक आदमी से मिलता है। मुझे राजा ने भेजा है। कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसका उम्र 90 साल के आसपास हो। मेरे पिता की उम्र 52 साल है। ठीक है, कल अपने पिता को महल भेज देना। राजा ने कहा था कि जिसकी उम्र करीब 90 साल हो उसे महल बुलाया जाए। ठीक है, मैं अपने पिता को कल महल भेज दूंगा। अगली सुबह दरबार में मंत्री, सिपाही और राजा अभिमान सभी मूर्तियों की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एक बुजुर्ग आदमी आता है। राजा जी, मुझे महल में क्यों बुलाया गया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए। बताइए, ये किसकी हो सकती हैं? बूढ़ा मूर्तियों के पास जाता है। ये मूर्ति तो आपके दादा महाराज दयाल की लग रही है। लेकिन ये मूर्तियां क्यों हैं? आपको क्या लगता है ये मूर्तियां मेरे पिता ने बनवाई होंगी? और ये जो औरत की मूर्ति है, ये कौन है? औरत के बारे में मुझे नहीं पता। बस इतना याद है कि जब मैं 15 साल का था, गांव में खबर आई थी कि महाराज दयाल कई दिनों से लापता है। फिर जब वो नहीं मिले तो आपके पिता को राजमहल संभालने के लिए कहा गया। पिताजी ने कभी मुझे दादा के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझे पुराने कमरे में जाने से मना करते थे। हो सकता है ये मूर्ति आपके पिता ने बनवाई हो। आपका धन्यवाद जो आप मेरे बुलावे पर महल आए। अब आप जा सकते हैं। बूढ़ा महल से निकलता है। बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात हो जाती है।
अगर ये मूर्ति मेरे दादा की है तो ये दूसरी मूर्ति किस औरत की हो सकती है? क्या ये मेरी दादी की मूर्ति है? राजा मूर्तियों के पास जाता है। दादाजी, मैं जानना चाहता हूँ कि इन मूर्तियों का राज क्या है। क्या ये मूर्तियाँ पिताजी ने बनवाई हैं? और क्या ये मूर्ति मेरी दादी की है? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। राजा उदास होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी मूर्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं। दादाजी की मूर्ति से आंसू? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि इन मूर्तियों में जान है और दादाजी अभी भी इस मूर्ति में हैं। सुबह होती है। राजा अभिमान सभी को बुलाता है। मंत्री जी, मुझे यकीन है कि इन मूर्तियों में जान है। मेरे दादाजी इन मूर्तियों में कैद हैं। मैंने खुद देखा, मूर्ति की आंखों से आंसू निकले। राजा जी, क्या ये सच है जो आप कह रहे हैं? हाँ सिपाही, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। अब आप सब मेरा साथ दीजिए। राजा जी, किसी साधु को बुलाइए, वो जरूर इन मूर्तियों का सच बता सकेगा। जाओ, कोई साधु को बुला लाओ। थोड़ी देर बाद एक साधु महल में आते हैं। साधु जी, इन मूर्तियों को देखिए। राजा साधु को पूरी कहानी सुनाता है। एक मूर्ति आपके दादा की है और दूसरी उस स्त्री की है जिससे आपके दादा दूसरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की एक तांत्रिक की बेटी थी। जब आपके दादा उसे महल लाए तब तांत्रिक को पता चला और उसने वही दोनों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। आपके पिता ने इन मूर्तियों को पुराने कमरे में रखवा दिया ताकि किसी को इस बात का पता ना चले। क्या आप इन मूर्तियों को फिर से इंसान बना सकते हैं? नहीं, ये किसी तांत्रिक का किया हुआ है, इसे वही ठीक कर सकता है। लेकिन अब वो तांत्रिक जिंदा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई भी तांत्रिक अगर चाहे तो इसे ठीक कर सकता है। ठीक है साधु जी, आप जा सकते हैं। साधु वहां से चला जाता है। मंत्री जी, किसी तांत्रिक को खोजो जो इन मूर्तियों को फिर से इंसान बना सके। मुझे पूरा यकीन है कि इन मूर्तियों में मेरे दादाजी की आत्मा कैद है। ठीक है राजा जी, मैं किसी तांत्रिक का खोज करता हूँ। मंत्री एक सैनिक को साथ लेकर तांत्रिक की तलाश में निकल जाता है। बहुत दूर निकल जाता है। मंत्री जी, हमें किसी को पूछ लेना चाहिए, ऐसे तो तांत्रिक नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहा। एक आदमी आता दिख रहा है, उससे पूछते हैं। क्या यहाँ आसपास कोई तांत्रिक का डेरा है? डेरा तो है, लेकिन वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है। आपको तांत्रिक से क्या काम है? राजा जी ने बुलाया है, चाहे कोई भी तांत्रिक हो। यहाँ एक ही तांत्रिक है, सीधा जाओ, गुफा के अंदर उसका डेरा है। मंत्री और सैनिक गुफा की ओर जाते हैं। मंत्री जी, सामने जो गुफा है शायद यही है। हाँ, यही गुफा है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों गुफा में जाते हैं। तांत्रिक आंखें खोलता है। कौन हो तुम लोग? मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? राजा जी ने आपको महल में बुलाया है। जो भी मेरी गुफा में आया वो वापस नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। राजा को खुद आना होगा और वो भी वापस नहीं जाएगा। तांत्रिक इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे गरीब महल में आए। लेकिन हमें कैद करके क्या करेगा? मैं तुम्हारी बलि दूंगा। तांत्रिक जादू करता है और दोनों को पिंजरे में कैद कर देता है। रात हो जाती है। पता नहीं किस मुसीबत में फंसे हैं जो अब तक नहीं लौटे। राजा मूर्तियों के पास जाता है। दादाजी, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। राजा अभिमान की नजर मूर्ति के पास एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वह उसे पढ़ता है। ये चिट्ठी उसके पिता ने लिखी थी। अगर कोई ये चिट्ठी पढ़ रहा है
तो मेरी विनती है कि इन मूर्तियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। इनमें असली आत्माएं हैं। तांत्रिक ने बताया था कि इन्हें फिर से इंसान बनाया जा सकता है अगर इन पर जादुई नदी का पानी डाला जाए। तांत्रिक भी इंसान बना सकता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेगा। यानी पिताजी ने सारी सच्चाई लिख दी थी। अब मुझे जादुई नदी का पानी लाना होगा। राजा रात को ही पानी लाने की योजना बनाता है। अगर मंत्री जी लौटें तो उन्हें मेरे पीछे भेज देना। ठीक है राजा जी। राजा घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है। रास्ते में सुबह हो जाती है। ये जादुई नदी कोई आम जगह नहीं है। जान को जोखिम में डालकर ही पानी लाना पड़ेगा। राजा जादुई नदी तक पहुंचता है। मुझे जल्दी पानी लेकर लौटना होगा, क्योंकि ये जंगल पूरी शक्तियों से भरा है। सामने एक जलपरी आ जाती है। बिना पूछे पानी के पास क्यों आए? मुझे एक कटोरी पानी चाहिए। मेरे 3 सवालों का जवाब दो, तभी पानी मिलेगा। हर गलत जवाब पर तुम्हारी उम्र 1 वर्ष घट जाएगी। ठीक है। सबसे बड़ा दर्द कब होता है? जब कोई अपना साथ छोड़ दे। सही। दूसरा सवाल, इंसान मौत को गले लगाने को तैयार कब होता है? जब उसे किसी और की ज्यादा फिक्र हो, जैसे मुझे अपने दादाजी की है। तीसरा सवाल, इंसान कब टूट जाता है? जब उस पर गरीबी आ जाती है। ये जवाब गलत है। तुम्हारी उम्र 1 वर्ष घट गई, लेकिन तुम पानी ले जा सकती हो। जलपरी गायब हो जाती है। राजा पानी भरता है और वापस चल पड़ता है। रास्ते में गुफा के बाहर मंत्री और सैनिक का घोड़ा दिखता है। ये उन दोनों के घोड़े हैं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राजा गुफा में जाता है और देखता है कि दोनों पिंजरे में कैद है। तांत्रिक राजा को देखता है। तेरा ही इंतजार था। मैंने कभी राजा की बलि नहीं दी है। राजा जादुई पानी तांत्रिक पर डाल देता है। बचाओ, बचाओ मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राजा। तांत्रिक की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। राजा पिंजरा खोलकर मंत्री और सैनिक को बाहर निकालता है। ये क्या पानी था जिसके असर से तांत्रिक की शक्ति खत्म हो गई? राजा उन्हें सारी बात बताता है और तीनों महल लौटते हैं। मंत्री जी, मैं अब ये मायावी पानी दादाजी की मूर्ति पर डालूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो इंसान बन जाएंगे। लेकिन सोच लीजिए राजा जी, कहीं इससे और मुसीबत ना आ जाए। साधु आ जाता है। हाँ, ये सही है, लेकिन ये पानी पूर्णमासी की रात ही डालना चाहिए। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात का इंतजार करूंगा। दिन बीतते हैं। पूर्णमासी की रात आ जाती है। राजा मूर्तियों के पास जाता है। मंत्री जी, आज मेरे दादाजी फिर से इंसान बन जाएंगे। जैसे ही राजा पानी डालता है, मूर्ति इंसान बन जाती है। दादाजी, आप सचमुच फिर से इंसान बन गए। बेटा अभिमान, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, फिर मैं क्यों नहीं बनता इंसान? मैं सब सुन और देख रहा हूँ, लेकिन पत्थर का था, कुछ कर नहीं सकता था। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरी किस्मत में फिर पत्थर बनना लिखा है। ये पानी मुझे थोड़े समय के लिए इंसान बना सकता है। लेकिन ये औरत की मूर्ति कौन है? ये उस तांत्रिक की बेटी की मूर्ति है। मुझे उससे प्यार हो गया था। ये उसी का श्राप है। इससे पहले कि राजा दयालचंद कुछ और कहते, वह फिर से पत्थर बन जाते हैं। जैसे ही राजा अभिमान पानी देखता है, पानी खत्म हो जाता है। राजा अभिमान की आंखों में आंसू निकल आते हैं। मंत्री जी, अब ये मूर्तियाँ पिछले वाले कमरे में नहीं, बल्कि राजमहल में रहेंगी, क्योंकि दादाजी अब मेरी बात को सुन और समझ सकते हैं। अगर कभी दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं फिर मायावी नदी से पानी लेकर आऊंगा। मंत्री मूर्तियों को राजमहल के एक कमरे में रखवा देता है। राजा अभिमान अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन थोड़ा उदास भी था। अब राजा अभिमान को पूरा यकीन था कि मेरे दादाजी मेरे साथ है।